अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हमारा पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का 14th लेक्चर है और आज के क्लास में से हम डिफरेंट एग्जांपल सॉल्व करेंगे साइक्लो कन्वर्टर पर और इन्वर्टर पर। इन द प्रीवियस क्लास हमने साइक्लो कन्वर्टर की स्टडी आउट की थी और इन्वर्टर की स्टडी आउट की थी। हमने सिंगल फेज साइक्लो इन्वर्टर और सिंगल फेज इन्वर्टर स्टडी की थी। बेसिकली साइक्लो कन्वर्टर हमारे पास AC टू AC कन्वर्टर है जो AC वोल्टेज को AC वोल्टेज में कन्वर्ट करती है, लेकिन फ्रिक्वेंसी को स्टेप अप या स्टेप डाउन करती है। फिर हमने इन्वर्टर स्टडी आउट की थी। इन्वर्टर में हमारे पास टू टाइप्स थे। एक हमारे पास विद रेजिस्टिव लोड होती है, जबकि दूसरी हमारे पास विद रेजिस्टिव एंड इंडक्टिव लोड होती है। विद रेजिस्टिव लोड और इंडक्टिव लोड में हमारे पास फ़र्क ये होता है कि हमारे पास जो ट्रेन ऑफ पल्सेस हमें रिक्वायर्ड होती है फॉर द इंडक्टिव लोड, जबकि रेजिस्टिव लोड के लिए हमें वो चीज़ रिक्वायर्ड नहीं होती। सो इन्वर्टर एक्चुअली हमारे पास जो DC वोल्टेज होती है उसको AC वोल्टेज में कन्वर्ट करती है। तो उससे कुछ रिलेटेड प्रॉब्लम है, इसको स्टडी आउट करते हैं। हमारे पास एग्जांपल है कि हमारे पास इनपुट वोल्टेज है एक साइकिल कन्वर्टर की, और जो इनपुट वोल्टेज है वो हमारे पास है 120 वोल्ट RMS और फ्रिक्वेंसी हमारे पास है 50 हर्ट्ज। जो लोड रेजिस्टेंस है वो हमारे पास 5 ohms है और इंडक्टेंस हमारे पास है 40 मिली हेनरी। तो हमें जो आउटपुट फ्रिक्वेंसी चाहिए वो हमें चाहिए 25 हर्ट्ज। तो हमें जो चीज़ें कैलकुलेट करनी है वो हमें इस तरह कैलकुलेट करनी है कि हमारे पास जो सेमी कन्वर्टर है वो इस तरह ऑपरेट कर ले कि हमारे पास जो डिले एंगल है वो हमारे पास 2π/3 के बराबर हो। हमें RMS वैल्यू कैलकुलेट करनी है आउटपुट वोल्टेज की V0, फिर RMS करंट कैलकुलेट करनी है I0 और पावर फैक्टर कैलकुलेट करनी है इस आउटपुट के लिए। सो जो चीज़ गिवन है हमारे पास इंडक्टर की वैल्यू गिवन है, रजिस्टर की वैल्यू गिवन है, इनपुट फ्रिक्वेंसी गिवन है, आउटपुट फ्रिक्वेंसी गिवन है और इनपुट वोल्टेज वो हमें गिवन है। देखिए बाकी चीज़ें हमें कैलकुलेट करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम RMS वोल्टेज को आउटपुट वोल्टेज को कैलकुलेट करते हैं। RMS आउटपुट वोल्टेज को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फार्मूला है V आउट इक्वल टू इनपुट वोल्टेज मल्टीप्लाई बाई 1/पाई। पाई माइनस जितने साइकिल के लिए हमारे पास फ्रिक्वेंसी स्टेप डाउन होती है, सो वो हमें गिवन है 2π/3 और प्लस साइन 2 इंटू अल्फा डिवाइड बाई 2 अंडर द रूट। सो RMS वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। सो इसमें से हम वैल्यू पुट कर लेते हैं 2π/3 की और बाकी तमाम चीज़ें वैल्यूज हमारे पास कैलकुलेट है, तो हमारे पास जो RMS आउटपुट वोल्टेज है वो कैलकुलेट हो जाती है। फिर नेक्स्ट स्टेप हमारे पास है हमें कैलकुलेट करनी थी आउटपुट करंट, लेकिन आउटपुट करंट के लिए फर्स्ट हमें चाहिए टोटल एम्पिडेंस, बिकॉज अगर हमें Z अननोन है तो हम करंट को कैलकुलेट नहीं कर सकते। करंट हमारे पास बराबर होती है आउटपुट डिवाइड बाय द टोटल एम्पिडेंस, सो वोल्टेज डिवाइड बाय टोटल एम्पिडेंस। अब एम्पिडेंस की वैल्यू हमें L की वैल्यू गिवन है, लेकिन हमें XL की वैल्यू अननोन है। तो फर्स्ट अगर हम XL की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं तो XL हमारे पास 2π/2πL/2πFL के बराबर होगा। सो L की वैल्यू भी हमें नोन है, फ्रिक्वेंसी की वैल्यू भी हमें नोन है और 2π की वैल्यू भी हमारे पास नोन है। तो Z हमारे पास आ जाएगा R² प्लस ओमेगा नॉट L होल स्क्वायर। तो ओमेगा नॉट हमारे पास 2π/25 मल्टीप्लाई बाई 4 टू मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ तो जब हम Z कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारे पास जो Z की वैल्यू है वो हमारे पास 8.02 आ जाएगी। सो इससे हम एंगल भी कैलकुलेट कर सकते हैं। एंगल हमारे पास बराबर होगी XL डिवाइड बाई R। सो XL की वैल्यू हमारे पास 6.28 आती है, R की वैल्यू हमारे पास 5 आती है। जब हम इसका टेंजेंट इनवर्स लेंगे तो ये हमारे पास 51.4 डिग्री आ जाएगी। अब हम जो है ये लोड करंट की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं और उसकी RMS वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। उसकी RMS वैल्यू हमारे पास आ जाएगी V0 डिवाइडेड बाई LZ। तो V0 हमारे पास है 53 और Z हमारे पास है 8.02। तो इससे हमारे पास जो वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी वो आती है 6.6 एम्पियर।
तो ये हमारे पास वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। फिर लास्ट में से हमें कैलकुलेट करना था पावर फैक्टर। सो पावर फैक्टर के लिए हमें चाहिए एक तो टोटल पावर चाहिए जो एक्चुअल पावर है, और दूसरा हमें चाहिए अपरेंट पावर चाहिए। तो हमें लोड करंट की वैल्यू पता चल गई, हमारे पास आउटपुट करंट 6.6 एम्पियर के बराबर है। सो इससे हम जो वोल्टेज रेटिंग है, वी ए रेटिंग, वो कैलकुलेट कर सकते हैं। हमारे पास जो वी ए रेटिंग है वो हमारे पास बराबर हो जाएगी 6.6 मल्टीप्लाई बाय द इनपुट वोल्टेज, वो हमारे पास है 120। तो इससे हमारे पास आ जाएगा 792 वोल्ट एम्पियर। ये हमारे पास इनपुट पावर है। अब अगर हम आउटपुट पावर से, आउटपुट पावर हमारे पास इसमें से एंगल आएगी, बिकॉज हमारे पास इंडक्टिव लोड है। सो वी नॉट आई नॉट कॉस थीटा आ जाएगा। आउटपुट वोल्टेज हमारे पास 53 वोल्ट के बराबर है। आउटपुट करंट हमारे पास 6.6 एम्पियर के बराबर है, और थीटा हमारे पास 51.4 डिग्री के बराबर है। तो ये तमाम वैल्यूज हम पुट कर लेंगे तो हमारे पास आउटपुट पावर की वैल्यू 218 वॉट्स आ जाएगी। अब हम पावर फैक्टर कैलकुलेट कर सकते हैं। पावर फैक्टर हमारे पास है वॉट डिवाइड बाय वोल्ट एम्पियर। सो 218 डिवाइड बाय 793, इससे हमारे पास आ जाएगी 0.27। और ये हमारे पास क्या होगी, हमारे पास लैगिंग होगी। लैगिंग इसलिए होगी क्योंकि ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास इंडक्टिव लोड है। नेक्स्ट हमारे पास है 3 फेज टू सिंगल फेज साइक्लो कन्वर्टर। सो 3 फेज टू सिंगल फेज साइक्लो कन्वर्टर में एक्चुअली हमारे पास क्या होता है, इसमें हमारे पास दो 3 फेज हाफ कंट्रोल रेक्टिफायर्स कनेक्टेड होते हैं, और एक हमारे पास जो कंट्रोलर कन्वर्टर होता है वो हमारे पास पॉजिटिव साइकिल्स के लिए होता है, जबकि दूसरा हमारे पास नेगेटिव साइकिल्स के लिए होता है। जब हमारे पास पॉजिटिव ऑपरेट कर रहा होता है तो हमारे पास जो वोल्टेज है वो अपेयर हो जाता है अक्रॉस द लोड, और जब हमारे पास नेगेटिव ऑपरेट होता है तो हमारे पास नेगेटिव वोल्टेज अपेयर हो जाती है अक्रॉस द लोड। तो हमारे पास अगर आउटपुट वोल्टेज वेवफॉर्म को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं तो ये हमारे पास थ्री फेज इनपुट सप्लाई होती है, वी ए एन, वी बी एन, सी एन। और ये हमारे पास क्या होता है, यहाँ पर हमारे पास जब पॉजिटिव ग्रुप ऑफ थायरिस्टर ऑपरेट कर रहे होते हैं तो हमारे पास वो ऑन होते हैं, तो उस वक्त हमारे पास जस्ट पॉजिटिव साइकिल अपेयर हो जाते हैं। और जब नेगेटिव हमारे पास ऑन हो जाते हैं, जब हम उनको गेट फायरिंग पल्स देते हैं तो हमारे पास नेगेटिव आउटपुट वेवफॉर्म वो अपेयर हो जाती है। सो हमारे पास जो आउटपुट वेवफॉर्म है वो हमारे पास इस तरह उसमें से जस्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल्स होते हैं, और फिर हमारे पास फिर नेगेटिव साइकिल्स आ जाते हैं, लेकिन ये हमारे पास एक्चुअल ऐसी वेवफॉर्म नहीं होती। तो इसको इससे अगर हम एक्चुअल वोल्टेज, एक्चुअल फ्रिक्वेंसी को एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम क्या करते हैं, फोरियर सीरीज अप्लाई कर लेते हैं। उससे हमारे पास फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी वो क्या हो जाती है, एक्सट्रैक्ट हो जाती है। सो फॉर दिस पोर्शन हमारे पास जो पॉजिटिव कन्वर्टर है वो हमारे पास ऑन होता है, जबकि नेगेटिव ऑफ रहता है। और इस पोर्शन के लिए हमारे पास नेगेटिव कन्वर्टर ऑन होता है, जबकि पॉजिटिव हमारे पास क्या होता है, वो हमारे पास ऑफ होता है। अब हमारे पास फायरिंग पल्स होती है कि हमारे पास फायरिंग पल्स कहाँ पर हम प्रोवाइड करते हैं। अगर हम फायरिंग पल्स डिफरेंट लोकेशन पर प्रोवाइड कर सकते हैं। एक तो ये है कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर फायरिंग पल्स 8 पॉइंट जो है वो अगर हम 0 पर अप्लाई करते हैं तो हमारे पास कंप्लीट साइकिल आ जाएंगे पॉजिटिव में भी, और कंप्लीट साइकिल आ जाएंगे हमारे पास नेगेटिव भी। लेकिन अगर हम अल्फ़ा को फायरिंग पल्स को एट 0 अप्लाई नहीं करते, एक कंडीशन यह है कि हम अगर 0 पर अप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो ड्रॉप्स होती है वो हमारे पास बराबर हो जाएगी 3/3/2 पाई वी एम, जो कि हमारे पास वी टी 0 के बराबर होती है। फिर हमारे पास क्या होता है, हमारे पास दूसरा पॉइंट हमारे पास ये होता है, दूसरा पॉइंट हमारे पास ये होता है कि हम ये कर ले कि हम जो फायरिंग फर्स्ट लोकेशन है वो ग्रेटर देन 0 रख लें, मतलब 0 ना रखें। तो तब हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास जो वी डी वोल्टेज है वो हमारे पास बराबर हो जाएगी वी डी नॉट कॉस अल्फ़ा के बराबर हो जाएगी। और थर्ड पॉइंट हमारे पास ये है कि हमारे पास अगर हम अल्फ़ा की वैल्यू
π/2 के बराबर ले लें, मतलब 90 डिग्री के बराबर ले लें, तो तब हमारे पास क्या हो जाएगा, ये डी हमारे पास 0 के बराबर आ जाएगी। तो ये हमारे पास क्या होगा, डिफरेंट लोकेशंस होते हैं कि हम हर एक लोकेशन पर क्या कर लें, डिफरेंट लोकेशन पर थायरिस्टर को ऑन कर ले। उससे हमें ये फ़ायदा हो जाता है कि हमें जो ओरिजिनल वेवफॉर्म या फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी को एक्सट्रैक्ट करना हमारे लिए थोड़ा सा सिंपल हो जाता है। तो फॉर पॉजिटिव साइकिल हमारे पास ये है कि हम इस पॉइंट पर ए को ऑन कर ले, फिर बी को ऑन कर ले, फिर सी को इस पॉइंट पर ऑन कर ले, डी को इस पॉइंट पर, फिर नेक्स्ट साइकिल को डी पॉइंट पर ऑन कर ले, फिर यहाँ पर कर ले, यहाँ पर कर ले। तो इससे हमें फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी एक्सट्रैक्ट करने में आसानी हो जाती है। और सेम हम फॉर अदर साइकिल कर ले कि नेगेटिव साइकिल यहाँ पर कर ले, के पॉइंट पर, एल पॉइंट पर, एम पॉइंट पर, एन पॉइंट पर, ओ, पी, क्यू। तो डिफरेंट लोकेशंस पर हम थायरिस्टर को डिफरेंट पॉइंट्स पर ऑन कर ले, उससे हमें ये फ़ायदा हो जाता है कि हमारे पास जो एक्स्ट्रा वेवफॉर्म होती है वो रिमूव हो जाती है, और हमारे पास जो सिग्नल है ओरिजिनल फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी, उससे वो हमारे पास एक्सट्रैक्ट करना आसान हो जाता है। अच्छा, अब हमारे पास एग्जांपल है ऑन द इन्वर्टर। हमारे पास एक सिंगल फेज फुल ब्रिज इन्वर्टर है, और जो फिगर में शो हो रहा है, और ये हमारे पास ऑपरेट कर रहा है एट फ्रिक्वेंसी 100 हर्ट्ज। और हमारे पास जो फेज शिफ्ट है वो हमारे पास बीटा, वो इन बिटवीन द हाफ ब्रिज आउटपुट्स VA0 और VB0 के दरमियान लाई करती है। तो फर्स्ट ये है कि हम पेवर रजिस्टिव ले लें, और लोड हमारे पास पेवर रजिस्टिव हो, और बी को हम कैलकुलेट कर ले, इस तरह कैलकुलेट कर ले कि हमारे पास जो एवरेज पावर लोड को सप्लाई हो रहा है वो हमारे पास 2 किलोवाट्स के बराबर है। दूसरा कंडीशन ये है कि हम पेवरली इंडक्टिव ले लें, लोड हमारे पास प्योरली इंडक्टिव हो, और एल की वैल्यू हमारे पास 20 मिली हेनरी हो, जबकि बीटा की वैल्यू हमारे पास 2π/3 के बराबर हो। तो हमें क्या करना होगा, करंट की पीक टू पीक वैल्यू कैलकुलेट करनी है, और फंडामेंटल कंपोनेंट ऑफ द करंट वो हमें कैलकुलेट करनी है। तो ये हमारे पास सर्किट हमें गिवन है। इस सर्किट में हमारे पास ट्रांजिस्टर लगे हैं, इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं विथ थायरिस्टर, बिकॉज भी हम एज ए स्विच इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं, मतलब इनकी जगह हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, हमारे पास जब लोड पेवरली रेजिस्टिव हो तो करंट हमारे पास P0/R के बराबर होगी, और हमारे पास जो इंस्टेंटेनियस पावर है P0, वो हमारे पास V0I0, जो एक्चुअली हमारे पास या G² R के बराबर होगी। अब हमारे पास जो एवरेज पावर जो हमें गिवन दी है, वो हमें उसका फॉर्मूला हमारे पास है कि वो T0 आउटपुट पावर इनटू विद रिस्पेक्ट टू dt। अब हमें क्या करना है, हमें आउटपुट पावर की जगह हम क्या इसको रिप्लेस कर लेते हैं, इसको हम V0/R से रिप्लेस कर लेते हैं। तो 1/R इससे कांस्टेंट है वो भी बाहर निकल आएगा, और 1/2 ये भी कांस्टेंट है, तो अंदर हमारे पास क्या हो जाएगा, V0² dt रह जाएगा। तो ये एक्चुअली अगर हम इसको देखें तो ये हमारे पास RMS को रिप्रेजेंट कर रही है। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, VRMS/R लिख सकते हैं, या हम ये लिख सकते हैं कि VRMS इक्वल टू VS√β/π। अब हमें VS स्क्वायर जो इनपुट पावर है सोर्स, वो भी हमें गिवन है, R की वैल्यू भी गिवन है, पाई की वैल्यू भी गिवन है, और जो पावर है उसकी वैल्यू भी हमारे पास गिवन है, जो एक्चुअली हमारे पास 2000 वाट्स के बराबर है। तो इससे हम बीटा की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, जो एक्चुअली हमारे पास आती है π/2 के बराबर। फिर हमारे पास है नेक्स्ट स्टेप, हमारे पास है जब हमारे पास लोड इंडक्टिव हो जाए। तो जब लोड इंडक्टिव हो जाता है तो तब हमें क्या चीज़ें कैलकुलेट करनी है, एक तो हमें पीक टू पीक करंट वैल्यू कैलकुलेट करनी है। सो हमारे पास है L/I0/dt, हमारे पास S के बराबर है। सो I0 आउटपुट करंट हमारे पास -I पीक करंट प्लस सोर्स वोल्टेज डिवाइड बाई L इंटू टाइम के बराबर है, और जो टाइम है वो एक्चुअली हमारे पास बराबर है β/ω के। तो हमारे पास आउटपुट करंट बराबर है एक्चुअली पीक करंट के, या पीक करंट को अगर हम इसमें से पुट कर ले तो पीक करंट हमारे पास बराबर हो जाएगा -IP प्लस VS डिवाइड बाई L, β/ω के बराबर आ जाएगी। अगर हम पीक टू पीक वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं तो वो हमारे पास हो जाएगा 2 × I पीक। सो ये हमारे पास एक्चुअली I पीक बराबर है
एक्चुअली यहाँ पर अगर हम वैल्यूज पुट कर लें तो हमारे पास आ जाएगा बीटा वी एस डिवाइड बाई ओमेगा एल। अब हमारे पास 2 पाई डिवाइड बाई 3 आ जाएगा और यहाँ पर हमारे पास वी एस की वैल्यू 200 है, ओमेगा की वैल्यू हम पुट कर लेंगे, पाई की वैल्यू और एल की वैल्यू हम पुट कर लेंगे, तो हमारे पास पीक टू पीक करंट की वैल्यू 33.33 एम्पेयर आ जाएगा। नेक्स्ट हमें कैलकुलेट करनी है एम्पलीट्यूड ऑफ द फंडामेंटल करंट। तो हमारे पास करंट जो फंडामेंटल है हमारे पास वोल्टेज फंडामेंटल डिवाइड बाई ओमेगा एल के बराबर है। वोल्टेज फंडामेंटल का जो एम्पलीट्यूड है वो हमारे पास 4 डिवाइड बाई पाई साइन बीटा डिवाइड बाई 2 के बराबर है। तो करंट की जो एम्पलीट्यूड है वो हमारे पास आ जाएगी 400 डिवाइड बाई 200 पाई स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 0.02 साइन पाई बाई 3। इसमें से तमाम वैल्यूज नॉन है, पुट कर ले तो हमारे पास आ जाएगा 17.55 एम्पेयर आ जाएगा। जो एक्चुअली हमारे पास क्या है, जो करंट का फंडामेंटल कंपोनेंट है उसका एम्पलीट्यूड है हमारे पास। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है कि हमारे पास सिंगल फेज ब्रिज इन्वर्टर गिवन है और फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, जबकि फेज शिफ्ट हमारे पास बराबर है 2 पाई बाई 3 के। और हमें क्या करना है, जो आउटपुट है वो एक्चुअली हमारे पास वी ए नॉट और वी बी नॉट के दरमियान लाई करती है। फर्स्ट तो हमें जो लोड वोल्टेज वी नॉट है उसको सेच करना है और फिर उसकी जो टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन है वो हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। फिर हम क्या कर लेते हैं, प्योरली इंडक्टिव लोड ले लेते हैं जब एल हमारे पास 50 मिली हेनरी के बराबर हो, और उसके क्या करना है, लोड करंट आई नॉट और पीक टू पीक वैल्यू वो हमने कैलकुलेट या फाइंड आउट करनी है। सो हमें जो टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन है वो हमारे पास उसका फार्मूला है आउटपुट वोल्टेज आर एम एस डिवाइड बाई फंडामेंटल वोल्टेज आर एम एस -1। सो जो आउटपुट वोल्टेज आर एम एस है वी एस वो हमारे पास बीटा डिवाइड बाई पाई के बराबर है। बीटा की वैल्यू हमारे पास 2, वो क्वेश्चन में गिवन थी तो हमारे पास 2 पाई बाई 3 के बराबर है डिवाइड बाई पाई। तो यहाँ से हमारे पास जो आउटपुट आर एम एस वैल्यू है वो हमारे पास 0.81 वी एस कैलकुलेट हो जाएगी। अब एम्पलीट्यूड ऑफ द फंडामेंटल कंपोनेंट ऑफ द आउटपुट वोल्टेज वो हमारे पास किस चीज़ के बराबर है, 2√2 वी एस डिवाइड बाई पाई साइन बीटा डिवाइड बाई 2 के बराबर है। बीटा की वैल्यू हमें गिवन है, बाकी तमाम वैल्यूज हमारे पास नॉन है। वैल्यूज पुट कर लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा -0.7797 वी एस आ जाएगा। अब हमारे पास आउटपुट आर एम एस वैल्यू भी कैलकुलेट हो गई और हमारे पास फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी आर एम एस वैल्यू कैलकुलेट हो गई। तो अगर हम इसको पुट कर ले इन द टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन, तो हमारे पास जो टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन है वो हमारे पास 31.084% आ जाएगी। फिर नेक्स्ट में से हमें पीक टू पीक वैल्यू कैलकुलेट करनी थी प्लस फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी फंडामेंटल कंपोनेंट ऑफ वोल्टेज कैलकुलेट करनी थी। तो हमारे पास एल बराबर है डी आई नॉट डिवाइड बाई डी टी इक्वल टू वी एस के बराबर है। आउटपुट करंट हमारे पास माइनस आई पी प्लस वी एस डिवाइड बाई एल टी के बराबर है और टी हमारे पास बराबर है पाई बीटा डिवाइड बाई ओमेगा के। जो आई पी और आई नॉट करंट दोनों हमारे पास सेम है, तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो आई पी करंट है वो एक्चुअली हमारे पास माइनस आई पी प्लस वी एस डिवाइड बाई एल बीटा डिवाइड बाई ओमेगा के बराबर है। अब पीक टू पीक करंट हमारे पास बराबर है 2 आई पी के। सो इसमें से अगर हम आई पी की वैल्यू पुट कर ले तो हमारे पास आ जाएगा वी एस डिवाइड बाई ओमेगा एल। सो वी एस की वैल्यू 200 हमें गिवन है, बीटा हमारे पास 2 पाई बाई 3 के बराबर है, ओमेगा की वैल्यू भी हमारे पास 2 पाई बराबर है और एल की वैल्यू हमें गिवन है 0.05। तमाम वैल्यूज पुट कर लेते हैं तो हमारे पास जो पीक टू पीक वैल्यू है वो 26.66 एम्पेयर आ जाएगी। थर्ड एग्जांपल हमारे पास है कि हमारे पास एक सिंगल फेज ब्रिज इन्वर्टर है और वो हमारे पास क्या है, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है। हमें फेज शिफ्ट मालूम करनी है बीटा बिटवीन द टू हाफ ब्रिज आउटपुट वोल्टेजेस, और जो आउटपुट वोल्टेज है वो हमारे पास वी ए नॉट और वी बी नॉट के दरमियान है। हमारे पास जो लोड है वो रजिस्टर और इंडक्टर है, जिसमें से रजिस्टर की वैल्यू 5 ओम है और इंडक्टर की वैल्यू 10 मिली हेनरी है। फर्स्ट हम बीटा कंसिडर कर लेते हैं 5/2 और उसके मुताबिक आउटपुट वोल्टेज ड्रॉ कर लेते हैं और उसकी आरएमएस वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। फिर नेक्स्ट स्टेप में से हम क्या कर लेते हैं, बीटा की वैल्यू 2 पाई बाई 3 कैलकुलेट कंसिडर कर लेते हैं और फिर आरएमएस वैल्यू ऑफ द लोड करंट
वो हम फाइंड आउट कर लेते हैं। एंड में से हम फिर टोटल हार्मोनिक की THD वो कैलकुलेट कर लेते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास आउटपुट RMS की वैल्यू हमारे पास VS बीटा डिवाइड बाई पाई के बराबर है। बीटा की वैल्यू हमें गिवन है, जब हम इसमें से पुट कर लेते हैं तो हमारे पास जो टोटल आउटपुट RMS है वो हमारे पास 141.42 वोल्ट्स आ जाएगी, बिकॉज VS वोल्टेज हमारे पास 200 के बराबर है। नेक्स्ट बचा हमारे पास जो हमारे पास करंट RMS की वैल्यू, वो हमारे पास वोल्टेज RMS डिवाइड बाई टोटल एम्पीडेंस। हमारे पास जो टोटल एम्पीडेंस है वो हमारे पास Z प्लस XL या ओमेगा L के बराबर है। तो फर्स्ट हम अगर XL की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, जो हमारे पास 2 पाई FL के बराबर है, तो वो हमारे पास एक्चुअली आती है 3.14 ओम्स आती है। तो हमारे पास जनरल फार्मूला है जिसमें हमारे पास जो ऑन वोल्टेज टाइम है वो हमारे पास बराबर है 4 VS डिवाइड बाई N पाई साइन N पाई डिवाइड बाई 3। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, जब हम इसमें से वैल्यूज पुट कर लेते हैं, फर्स्ट हम N को अगर 1 कंसिडर कर ले तो हमारे पास हर जगह पर 1 आ जाएगा तमाम N की जगह पर, और हमारे पास जो फर्स्ट हार्मोनिक है वो हमारे पास आ जाएगा 2 VS डिवाइड बाई पाई साइन पाई बाई 3। इसमें VS की वैल्यू 200 पुट कर ले तो हमारे पास 155.94 वोल्ट आ जाएंगे। अब हम Z1 को कैलकुलेट कर सकते हैं। Z1 हमारे पास आ जाएगा V ऑन RMS डिवाइड बाई Z1। तो V ऑन RMS हमारे पास गिवन है, जब हम इसको Z1 पर डिवाइड कर लेंगे तो हमारे पास ऑन करंट RMS वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। फिर हम इस तरह N2 के लिए, N3 के लिए, 5 के लिए, 7 के लिए स्टेप बाय स्टेप वैल्यूज पुट करते जाएंगे, और उसके मुताबिक हमारे पास जो फर्स्ट फंडामेंटल करंट है उसका एम्पलीट्यूड 26 एम्पेयर आ जाएगी, सेकंड का 0 एम्पेयर आ जाएगी, थर्ड का -1.8 एम्पेयर आ जाएगी, सेवन्थ का हमारे पास आ जाएगी 0.988 एम्पेयर। फिर हमारे पास फर्स्ट फंडामेंटल एम्पलीट्यूड हो जाएगा, फिर थर्ड 0 है, फिर फिफ्थ -1.8 है, और जो सेवन्थ है वो हमारे पास 9.88 एम्पेयर हो जाएगी। टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन हमें कैलकुलेट करनी है, सो 1 डिवाइडेड बाय फंडामेंटल करंट RMS इनटू समेशन ऑफ I नॉट I ऑन करंट RMS अंडर द रूट। तो हमारे पास इसमें से वैल्यूज पुट कर लेते हैं 1.8893 स्क्वायर प्लस 0.988 स्क्वायर, और इसका अंडर द रूट ले लेते हैं, और उसको टोटल करंट जो फंडामेंटल थी 26 पर डिवाइड कर लेते हैं, तो हमारे पास जो टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन है वो 8.086 एम्पेयर परसेंट आ जाएगी। फिर हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास है जिसमें हमारे पास सिंगल फेज ब्रिज रेक्टिफायर इन्वर्टर गिवन है, और हमारे पास जो फ्रिक्वेंसी है वो हमारे पास क्या है, तो फ्रिक्वेंसी हमारे पास वो 100 हर्ट्ज है, और फेज शिफ्ट हमारे पास वो बीटा से एब्रीवेट किया गया है। जो आउटपुट वोल्टेज है वो हमारे पास VA0 और VB0 है। जो लोड करंट है वो हमारे पास RL है, वो उसमें R की वैल्यू 10 ओम है, और L की वैल्यू हमारे पास क्या है, वो हमारे पास 200 वोल्ट्स के बराबर है। तो फर्स्ट हमें क्या करना है, बीटा कैलकुलेट करनी है फॉर द फंडामेंटल कंपोनेंट। फिर हमें बीटा कैलकुलेट करनी है, बीटा कंसिडर करनी है π/2, और उसके मुताबिक V0 और I0 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, और तब में से हमने टोटल एवरेज पावर कैलकुलेट करनी है फॉर बीटा और π/2 के लिए। सो फर्स्ट हमारे पास जो वोल्टेज का फंडामेंटल है वो हमारे पास 4h डिवाइड बाई पाई साइन बीटा डिवाइड बाई 2। बीटा की वैल्यू हमें गिवन है, इसमें हम पुट कर लेते हैं, तो हमारे पास नहीं, फर्स्ट हमें बीटा कैलकुलेट करनी है। तो एस की वोल्टेज हमें गिवन है, आउटपुट वोल्टेज भी हमें गिवन है, वैल्यूज पुट कर लेते हैं, तो हमारे पास जो बीटा की वोल्टेज है, बीटा जो फेज शिफ्ट है वो हमारे पास आ जाएगी 103.52 डिग्री आ जाएगी। फिर हमने इसकी वेव फॉर्म स्विच करनी है I0 करंट की और आउटपुट करंट की और आउटपुट वोल्टेज की, तो ये इन दोनों की स्केच हमारे पास आती है। लास्ट में से हमें टोटल पावर एवरेज पावर कैलकुलेट करनी है, सो एवरेज पावर हमारे पास आ जाएगी 1/T 0 to T V0 ऑफ T I0 ऑफ T। V0 हमें वो तो गिवन नहीं है, लेकिन उस हम उसको क्या कर लेते हैं, हम इसमें से पुट कर लेते हैं कि हमारे पास जो V0 है वो एक्चुअली हमारे पास 2S के बराबर है, और I0 ऑफ T के हमारे पास बराबर है। तो VS वोल्टेज हमारे पास 200 के बराबर है, और इसमें जो ओमेगा है वो एक्चुअली हमारे पास किस चीज़ के बराबर है, वो हमारे पास 2 पाई के बराबर है। सो
और 2 पाई, तो हमारे पास इससे आ जाएगा 200 पाई रेडियंस आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, हमें आउटपुट का फर्स्ट फंडामेंटल करंट का वो कैलकुलेट करनी है। सो आई नॉट ऑफ जीरो हमारे पास माइनस आई वन के बराबर आ जाएगी, और आई नॉट ऑफ इन्फिनिटी हमारे पास आ जाएगा एस डिवाइड बाई आर, जिससे हमारे पास आती है 200 एम्पेयर। तो इंस्टेंटेनियस आउटपुट करंट हमारे पास बराबर आ जाएगी 20 प्लस माइनस आई वन माइनस 20 ई रेज़ टू पावर माइनस टी डिवाइड बाई टा, और इस हमारे पास जो टा है वो हमारे पास एल डिवाइडेड बाई आर के बराबर है, जो हमारे पास 2 मिली सेकेंड आती है, बिकॉज एल और आर की वैल्यू हमारे पास नॉन है। अब हमारे पास जो टाइम है वो हमारे पास बीटा डिवाइड बाई ओमेगा के बराबर है, और पाई डिवाइड बाई 2 पाई के बराबर है। तो ये हमारे पास हम लिख सकते हैं कि हमारे पास 2.5 मिली सेकेंड के बराबर है। अब अगर आउटपुट करंट हमारे पास I2 के बराबर आ जाए, तो सेकंड करंट हमारे पास हो जाएगा 20 माइनस I1 प्लस 20, और यहाँ पर आ जाएगा ई रेज़ टू पावर माइनस 2.5 डिवाइड बाई 2। तो इससे हमारे पास आ जाएगी 14.27 माइनस 2.86 I1 आ जाएगी। अब हमारे पास जो इंटरवल है, हमारे पास जो ओमेगा टी के इंटरवल है वो 0 से लेके पाई माइनस बीटा के बराबर है, या हम ये देख सकते हैं कि हमारे पास इसमें से जो ओमेगा टी है वो हमारे पास ओमेगा टी माइनस बीटा के बराबर है। तो आई नॉट ऑफ जीरो हमारे पास I2 के बराबर है, और आई नॉट ऑफ इन्फिनिटी हमारे पास 0 एम्पेयर आ जाएगा, जबकि आई नॉट ऑफ टी डैश वो हमारे पास I2 e raised to power माइनस टी डिवाइड बाई टा के बराबर है। सो अब हमारे पास क्या होगा, हमारे पास जो टा है टी डैश है वो एक्चुअली हमारे पास पाई माइनस बीटा डिवाइड बाई ओमेगा के बराबर है, या पाई डिवाइड बाई 2 ओमेगा के बराबर है। तो इसमें से अगर हम डिवाइड कर ले तो इससे हमारे पास आ जाएगा 2.5 मिली सेकेंड। तो आई नॉट हमारे पास I1 के बराबर है, या I1 हमारे पास I2 ई रेज़ टू पावर माइनस 2.5 डिवाइड बाई 2 के बराबर है। तो इससे हमारे पास आ जाएगी 0.2865 I2 आ जाएगी। अब अगर हम इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर ले तो हमारे पास फर्स्ट करंट की वैल्यू 3.78 एम्पेयर आ जाएगी, और सेकंड करंट की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 13.19 एम्पेयर आ जाएगी। सो इससे हमारे पास क्या हो जाएगा, अब अगर हम एवरेज पावर को कैलकुलेट करना चाहते हैं तो इसके लिए हम क्या कर लेंगे, एवरेज वोल्टेज और एवरेज करंट का हम इंटीग्रल ले लेंगे। तो इससे हमारे पास एवरेज पावर कैलकुलेट हो जाएगी, जिसकी वैल्यू हमारे पास आती है 6.648.8 वाट्स आती है। तो ये हमारे पास था लेक्चर नंबर 14। आज की क्लास में से हमने डिफरेंट एग्जांपल सॉल्व कर ली ऑन द साइक्लिक कन्वर्टर और इन्वर्टर पर। तो यहाँ पर डिटेल के साथ कवर होगी कि किस तरह हम इसमें से डिफरेंट पैरामीटर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। इन द नेक्स्ट क्लास पर हम फर्दर और टॉपिक्स को थोड़ा सा स्टडी करेंगे, ताकि कोर्स हमारा थोड़ा सा कवर हो जाए। लाइक प्रोटेक्शन साइड को स्टडी करेंगे, मोटर ड्राइव्स को स्टडी करेंगे। तो थैंक यू।